नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर्स ऐप पर। हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान को लेकर, और टॉपिक चल रहा है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियों को लेकर अपन पूर्वी क्लासेज में चर्चा कर चुके थे। दोस्तों आज है हमारी अगली राष्ट्रपति की शक्ति, क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। अगर न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, कोई सजा सुना दी जाती है, तो उस कंडीशन में देश के राष्ट्रपति एकमात्र वह व्यक्ति है जिनके द्वारा उस व्यक्ति की सजा को कम किया जा सकता है, सजा का रूप परिवर्तित किया जा सकता है, और मृत्यु दंड भी अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसे माफ किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत सजा को कम किया जा सकता है, सजा में परिवर्तन किया जा सकता है, सजा का रूप बदला जा सकता है, और पूर्ण रूप से माफ भी किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि अनुच्छेद 72 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 72 में प्रावधान किया गया है क्षमादान की शक्ति का, और क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत देश का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर कोई सजा दी गई है तो उस सजा को कम कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसके रूप में परिवर्तन कर सकता है, तथा पूर्ण रूप से माफ भी कर सकता है। दोस्तों, अगली शक्ति राष्ट्रपति की नेक्स्ट है परामर्शीय शक्तियां। अगर परामर्शीय शक्तियों के संदर्भ में आप लोगों से बात करूं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में है परामर्शीय शक्तियां कि किसी विधि के प्रश्न पर देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब दोस्तों यहां पर दो बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई परामर्श मांगा है देश के राष्ट्रपति ने, तो सुप्रीम कोर्ट सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परामर्श के संदर्भ में परामर्श दे भी सकता है और परामर्श नहीं भी दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, अगर कोई परामर्श किसी संधि या समझौते से है और उस कंडीशन में अगर देश के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट वह परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में देश का राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगली शक्ति के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 53 में मिलता है, अनुच्छेद 53 में मिलता है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का मतलब हमारी आर्मी,
नेवी और एयरफोर्स। हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है दोस्तों? तो देश का राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। अगर डिप्लोमेटिक पावर्स के संदर्भ में मैं बात करूं आप लोगों से, कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां। देश का राष्ट्रपति किसी देश के साथ, अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता होता है, कोई संधि होती है, तो वे सारे समझौते और संधि राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विदेशों में राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत, उच्चायुक्त और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। जैसे सैन्य शक्तियों का जो पॉइंट किया उसमें एक पॉइंट अपन और ऐड कर सकते हैं कि किसी देश के साथ अगर युद्ध प्रारंभ हो रहा है या फिर युद्ध को अंत करने की घोषणा करनी है तो वो घोषणा देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो अपन ने राष्ट्र की सामान्यकालीन शक्तियों के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें पहले कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में बात की, दूसरा विधायी शक्तियों के बारे में बात की, तीसरा वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में बात की, चौथा क्षमादान की शक्तियां पढ़ी, पांचवा परामर्शी शक्तियां, छठवां सैन्य शक्तियां और सातवां कूटनीतिक शक्तियों के संदर्भ में अपन ने बात की दोस्तों। यहां तक क्लियर है? चलिए अब दूसरी शक्ति पढ़ते हैं देश के राष्ट्रपति की, और दूसरी शक्ति है दोस्तों आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर्स। चूंकि पहले भी मैं क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं कि देश के राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक एक शक्ति को अपन बेहद डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से दोस्तों पुलिस के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अब तक बने हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली इमरजेंसी पावर से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो बिल्कुल डिटेल में चर्चा करते हैं अपन इन शक्तियों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे अपन अनुच्छेद 352 को लेकर, आर्टिकल 352 को लेकर। 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से अपन जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों यहां से 2 बातें अपन करेंगे। एक बात करेंगे मूल संविधान के अनुसार क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान थे। दूसरी बात करेंगे वर्तमान संविधान के अनुसार क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान हैं इस संदर्भ में। मूल संविधान की बात करें सबसे पहले। तो मूल संविधान के अनुसार 3 बेसिस, 3 आधार, या तो ये जो 3 आधारों की बात मैं कर रहा हूं, या तो इस प्रकार की स्थिति देश में उत्पन्न हो गई हो या उत्पन्न होने की संभावना है। और दोस्तों तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक, तीनों भी हो सकती है, लेकिन तीनों में से कोई एक अगर होती है तो उस कंडीशन में देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों। अब वो 3 स्थितियां कौन सी है? पहला,
विदेशी कह दीजिए या फिर बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण। दोस्तों तीनों की तीनों ये जो पॉइंट है इनके बीच में लिखा हुआ है या तो बाहरी आक्रमण, या भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो गया, या आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति। तो दोस्तों किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, भारत पर आक्रमण कर दिया हो, या भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो गया हो, या फिर देश में ही आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, इन तीनों में से कोई एक स्थिति अगर उत्पन्न हो गई हो या उत्पन्न होने की संभावना है तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहली बात। दोस्तों 1975 में 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी सरकार के समय 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी के द्वारा लगभग 19 माह तक तानाशाही पूर्वक शासन किया गया, और जब जनवरी 1977 में अगले आम चुनाव हुए, जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके माइंड में एक बात थी कि अगर यही प्रावधान अनुच्छेद 352 को लेकर रहे, राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर रहे, तो हो सकता है आगे और दूसरा प्रधानमंत्री भी इसका मिसयूज कर सकता है। आगे आने वाली सरकारें, आगे आने वाले प्रधानमंत्री इसका मिसयूज ना करें, इसके लिए मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे अपन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से जानते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 352 के संदर्भ में कई सारे परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन किया गया कि केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। तो फिर किस आधार पर कर सकता है? मंत्रिमंडल के परामर्श, और परामर्श भी कैसा? लिखित। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है। पहली बात। दूसरा, ये आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको संविधान से हटा दिया गया, इसके स्थान पर जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबेलियन। कि केवल आंतरिक अशांति के बेसिस पे राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। देश के किसी भी भाग या फिर संपूर्ण देश में अगर सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? अब और क्या प्रोविजंस इस के संदर्भ में हैं दोस्तों? अगर एक बार अनुच्छेद 352 की घोषणा हो गई तो ये घोषणा 6 माह के लिए होगी, 6 मंथ्स के लिए होगी। पहली बात। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा की गई अनुच्छेद 352 की घोषणा को 1 माह की अवधि में संसद के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। अगला, यदि 6 माह में देश में स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो
संसद के द्वारा उसे पुनः पारित करके फिर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के संदर्भ में, आर्टिकल 352 के संदर्भ में अधिकतम अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है कि अधिकतम कितने समय तक 352 लगा रह सकता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जो कितने समय के लिए लागू रहेगी। तो अधिकतम अवधि का उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के जो 3 आधार हैं, तीनों में से किसी भी एक आधार जैसी स्थिति या तो संपूर्ण देश में हो, और संपूर्ण देश में ना होकर अगर क्षेत्र विशेष में भी होती है तो क्षेत्र विशेष में ही वह आपातकाल लगाया जाएगा, संपूर्ण देश में नहीं। तो कहने का मतलब है, इंदिरा गांधी सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि क्षेत्र विशेष में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्लियर? आगे अब तक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल, और वो 3 बार दोस्तों कौन कौन सा? पहला, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962। डेट का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछला जो आरएसपी का पेपर हुआ उसमें जो अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो उसकी डेट पूछ ली गई। तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। अब दोस्तों उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे। एक फैक्ट तो है ये। दूसरा, दूसरी बार कब लगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल? दोस्तों दूसरी बार लगा भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश के विवाद को लेकर। डेट थी 3 दिसंबर 1971, जो कंटिन्यूसली फिर 77 तक लागू रहा। भारत चीन युद्ध के समय जो 26 अक्टूबर 1962 को लगा, 1966 तक लगा रहा। तमाम सारी बातें दोस्तों। तीसरा, अच्छा इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी उस वक्त देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्लियर? चलिए आगे। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार लगा दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर। अब आंतरिक अशांति के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वो आपातकाल लगा 25 जून 1975 को। प्रधानमंत्री कौन उस वक्त? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? अब दोस्तों इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को समाप्त कैसे किया जा सकता है? पहला तो अगर 6 माह के लिए एक बार घोषणा हो गई है और 6 माह के बाद अगर संसद वापस से इस घोषणा को पारित ना करे, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। दूसरा, संसद के द्वारा ये गुहार लगाई जाए राष्ट्रपति को, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है।
ये दोस्तों अनुच्छेद 352 को लेकर प्रावधान, देश के राष्ट्रपति की पहली आपातकालीन शक्ति को लेकर। वापस से बताता हूं मैं आपको, अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से अपन जानते हैं, मूल संविधान के अनुसार निम्नलिखित 3 परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने या आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहली, बाहरी आक्रमण या युद्ध या आंतरिक अशांति। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने मात्र से एक टेलीफोन के बेसिस पे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 19 माह तक, 19 मंथ्स तक इंदिरा गांधी के द्वारा तानाशाही पूर्वक शासन किया गया। जब जनवरी 1977 में आम चुनाव हुए, जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई एक संशोधन लेकर आए, 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, उसके लिए मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श आवश्यक होगा। दूसरा, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर जोड़ दिया सशस्त्र विद्रोह शब्द। दूसरा, एक बार में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो 6 माह के लिए रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति के द्वारा की गई इस घोषणा को संसद के द्वारा 1 माह की अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। अगला, 6 माह में अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं और संसद वापस इसे पारित कर देती है तो फिर 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाता है। 6 माह करके इसे अंतिम समय तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अपन कह सकते हैं कि अधिकतम मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है, अधिकतम जो समय सीमा है, उसका उल्लेख 352 को लेकर नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग संपूर्ण भारतीय क्षेत्र विशेष में भी किया जा सकता है। अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। पहला, भारत चीन युद्ध के समय, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति हुआ करते थे। तारीख थी 26 अक्टूबर 1962। दूसरी बार लगा बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर भारत पाक युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को। उस वक्त प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तीसरी बार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो या तो 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद संसद इसे वापस पारित ना करे तो समाप्त हो सकती है, देश का राष्ट्रपति इसे खारिज कर सकता है, इसे समाप्त कर सकता है, या फिर देश की संसद ये गुहार लगाए देश के राष्ट्रपति से कि अब स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, अब आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर दीजिए। तो उस कंडीशन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पहली राष्ट्रीय आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल जो देश के राष्ट्रपति की पहली आपातकालीन शक्ति। अगली जो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो अनुच्छेद 356 और 360 की बात है वो अपन अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।